हेलो एस्पिरेंट। तो आज हम यहाँ पे पॉलिटी का एकदम शॉर्ट नोट्स तैयार कर दिए हैं। ये आपको 35 पेज में पूरा पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा और इसमें लक्ष्मीकांत का और बेयर एक्ट और यहाँ पे एनसीईआरटी सभी का इंक्लूड कर दिया गया है और एकदम शॉर्ट नोट्स है। इसे बस मुश्किल से आधा एक घंटा 20 मिनट में आप रिवीजन कर सकते हो। पूरा फुल डायग्राम है, पूरे पेज पे देखोगे एक भी पेज ऐसा नहीं जिस पे डायग्राम ना बना हो, सारे पेज पे डायग्राम बनाए हैं। तो हम देखते हैं इसमें कि शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर का। ये होता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो ये लक्ष्मीकांत का भी चैप्टर में देखेंगे तो वहाँ पे भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ही शुरुआत हुआ है वहाँ पे भी। तो हम यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं कि ये 1773 का जो हमारा ब्रिटिश शासन विभाजन होता है। तो यहाँ पे क्या होते हैं कि 1773 से 58 के बीच आता है कंपनी का शासन और उसके बाद 58 से लेकर 47 तक का ये सम्राट का शासन होता है। और ये यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे 1773 से लेके 1853 तक ये कंपनी का शासन है और ये 1858 से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है और यह 1947 तक ये लोग रहते हैं। 1947 में छोड़ के जाते हैं, तब तक शासन करते हैं। और यहाँ से देख लीजिए कंपनी का शासन अधिनियम फर्स्ट हम देख लेते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ये क्या होता है, यहाँ से कंपनी को जो है सबसे पहले रेगुलेट करने का प्रयास करते हैं। ब्रिटिश संसद यहाँ से रेगुलेट करने का प्रयास करता है कि हमारी कंपनी जो है कि दूसरे देश में जाके सर्वशक्तिमान बन गई है, कहीं हमारे देश में खुद आके कब्जा न कर ले। ऐसे इस भय से ये जो है थोड़ा रेगुलेट करने का प्रयास करते हैं इसे। तो यहाँ पे सर्वप्रथम करता क्या है उन लोग कि जो बंगाल का गवर्नर था, पहले बंगाल का गवर्नर होता था तो उसका नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। बस इतना अंतर करते हैं। तो इतना याद रखिए, इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल में एक लोगों का नाम याद रखना है, दस लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं। इनके सहायता करने के लिए 4 सदस्य कार्यकारी परिषद होती थी जो इनकी मदद करेगी। अब इसी में एक क्या होता है कि बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर होते हैं ये बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो जाते हैं। यानी कि डायरेक्ट तौर पर कहें तो जो वारेन हेस्टिंग होते हैं उनके अधीन बम्बई और मद्रास के दोनों गवर्नर आ गए। जैसे एक ज़िले का डीएम कर लो, देश का पीएम कर लो। इसके नीचे गवर्नर जो होते हैं उन्हें रख दो। इसके नीचे जो है एग्जाम्पल के लिए एसडीएमओ को रख दो। इसी तरीके से जो है ये उस टाइम का कार्य प्रणाली थी। वहाँ पे जो है गवर्नर जनरल के अधीन बम्बई और मद्रास के गवर्नर आ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ देखते हैं होता क्या है कि एक कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। यहाँ पे हमारे 4 न्यायाधीश थे। अभी वर्तमान में अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल 38 न्यायाधीश हैं। 38 हैं, यहाँ पे 37 प्लस 1 है। एक जो है हमारे जो सूर्यकांत जी बने हैं ये हैं और बाकी 37 अन्य न्यायाधीश हैं। उस टाइम पे भी 1+3 का फार्मूला था। ये मुख्य न्यायाधीश हमारे होते हैं एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश बनते हैं। तो इस तरह हमारा यहाँ पे 1773 का चार्टर एक्ट जो है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो यहाँ ख़त्म होता है हमारा। इतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 3-4 पॉइंट है बस। एक सर्वोच्च न्यायालय बनता है, उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बम्बई और मद्रास के गवर्नर आ जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और होता है कि गवर्नर जनरल जो है गवर्नर जनरल कहलाने लगता है, बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगता है। तो 1784 यहाँ से शुरू करते हैं। 1784 पिट्स इंडिया ये तरीके से द्वैध संरचना था। कंपनी के शासन जो है यहाँ पे द्वैध संरचना के अंतर्गत था। एक व्यापारिक मामला होता है, उसके लिए जो है यहाँ नियंत्रण करने वाली संस्था होती है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं जिसे, व्यापारिक संस्था को। और एक राजनीतिक मामले की संस्था होती है, इसे जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से इसे जो है कि संरक्षित करते हैं। यार बहुत आवाज़ आ रही है, लोकेशन चेंज कर देता हूँ।
यस, अब ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये याद रखना है बस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामले के लिए था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये है हमारा राजनीतिक मामले के लिए होता है। इसी तरीके से हम 1818 के चार्टर एक्ट अधिनियम में आते हैं। बस इसमें इतना ही याद रखना था। 1784 में सिर्फ इतना दो ही चीज़ें याद रखना है बस, ये डायग्राम याद रखना, बाकी इसमें कुछ है नहीं। अब 1813 चार्टर अधिनियम में आते हैं। यहाँ पे व्यापारिक बदलाव क्या होता है, यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर देते हैं, पूरी तरह समाप्त कर देते हैं। लेकिन नोट एक चीज़ याद रखना कि ये चाइना के साथ चाय के व्यापार को नहीं समाप्त करते हैं, वो एकाधिकार बना रहता है कंपनी का। अभी देखते हैं, लेकिन इसमें दो अपवाद हैं। चाय का व्यापार, देखिए चाय का व्यापार चीन के साथ जो है बना रहता है, वो समाप्त नहीं करते हैं। नेक्स्ट में क्या करते हैं कि इसमें अन्य क्या प्रावधान होता है, ईसाई मिशनरी इनको भारत आने और धर्म प्रचार करने की अनुमति मिल जाती है। इन्हें भारत आने और धर्म प्रचार करने की अनुमति मिल जाती है। शिक्षा पर खर्च, जो शिक्षा पर खर्च होता है, भारतीय शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख का बजट शिक्षा पर खर्च का पहली बार प्रावधान किया जाता है। और स्थानीय सरकार क्या होता है, व्यक्तियों पर टैक्स लगाने का अधिकार मिला। जो स्थानीय लोकल गवर्नमेंट, लोकल बॉडी होती थी, वो जो है व्यक्तियों पर कर लगा सकती थी, टैक्स लगा सकती थी। जैसे अभी जो है कि हमारे यहाँ टैक्स जिस तरीके से दिया जाता है, उस तरीके से प्रावधान वहाँ पे किया जाता है। 1833 में आते हैं। बस इसमें यही 3-4 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, बस आप 1813 वाले में ये वाला बस इतना ही पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना फैक्ट याद कर लो, हर एग्जाम में सही करके आओगे पॉलिटी क्वेश्चन। 1833 का चार्टर अधिनियम क्या कहता है कि ये पूर्ण तरह केंद्रीकरण, अब इसमें चाय का व्यापार भी उनका छिन जाएगा कंपनी का। 1833 का चार्टर अधिनियम क्या कहता है कि यहाँ पे बंगाल का गवर्नर जनरल जो होता है, जिसको हम 1773 में नाम दिए रहते हैं कि गवर्नर को गवर्नर जनरल बोलते हैं, अब वही नाम बदल के अब हम भारत का गवर्नर जनरल बोलेंगे। और पहला गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं अपने भारत के। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया 1833 में। और दूसरे क्या होता है कि पूरी तरह से जो है ब्रिटिश भारत के लिए विधायी शक्तियाँ ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं गवर्नर जनरल के पास। अब क्या होता है, व्यापारिक एकाधिकार क्या करते हैं कि जो चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार 1813 में छोड़ दिए थे, अब उसे भी समाप्त कर दिया। अब पूरी तरह से यह शासन करेगा, भाई व्यापार से तुमसे मतलब ही नहीं है। अब कंपनी बनी विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई भैया। ये हमारा 1833 का था। बस इतना पॉइंट हमें 1833 में याद रखना है। और देखते हैं, अब हम आते हैं 1853 के चार्टर एक्ट में। यहाँ क्या होता है, यहाँ का इम्पोर्टेंट क्या होता है, यहाँ गवर्नर जनरल की परिषद में और कुछ सदस्य जोड़े जाते हैं। उसके बाद शक्तियों का कुछ पृथक्करण होता है। यहाँ पे हमारा विधायी और कार्यकारी दो तरीके से यहाँ से पृथक्करण किया जाता है। एक विधायी और कार्यकारी संस्था बनी, एक विधायी जो है कि नई संस्था, कार्यकारी पुरानी संस्था। इसमें गवर्नर जनरल परिषद की मदद से काम करेगा। यहाँ पे भारतीय विधान परिषद छोटी संसद की तरह काम करेगी। एक तरीके से यहाँ से राज्यसभा लोकसभा जैसी, मतलब कि अभी कार्यप्रणाली है उसमें उस तरह की कार्यप्रणाली हुआ करती थी। अब सिविल सेवा में सुधार क्या करते हैं 1853 में। यहाँ पे क्या होता है कि खुली प्रतियोगिता शुरू होती है 1853 में। मैकाले समिति का गठन किया जाता है। यहाँ पे मैकाले समिति का गठन होता है 1854 में। ये शिक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी और सिविल सेवा के लिए भी मैकाले महत्वपूर्ण करेक्टर है। अब यहाँ से हम आते हैं क्या कि सम्राट का शासन होता क्या है कि 1857 की जो क्रांति होती है, उस क्रांति के बाद से जो है कि ब्रिटिशों को लगने लगा था कि अब जो है कि हमें कंपनी के भरोसे न बैठकर शासन अपने हाथ में ले लेना चाहिए। तो क्या करते हैं कि ये लोग अब यहाँ से डायरेक्ट जो है कि उस समय वहाँ का सांसद जो थी
डायरेक्ट यहाँ पे कंट्रोल करती है, और ब्रिटेन का जो क्राउन होता था वो डायरेक्ट शासन अपने हाथों में ले लेता है। 1858 का भारत परिषद अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होता है, जो शासन था ट्रांसफ़र करके ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, अब ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये जो दो संस्थाएं बनी थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनको जो है समाप्त कर दिया जाता है। ये जो व्यापारिक मामले के लिए बनी थी, और ये सब जो है अब इनको समाप्त करके क्या करते हैं कि द्वैध शासन समाप्त कर देते हैं। अब भारत का गवर्नर जनरल पद नाम यहाँ बदल के वायसराय हो जाता है। जो गवर्नर जनरल था ये नाम बदल के यहाँ से वायसराय कर देते हैं कि अब जो है सीधा ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि जो है शासन करेगा। पहले यहाँ से कंपनी वाले करवाते थे, इनडायरेक्ट था, अब जो है डायरेक्ट वहाँ उनका शासक आएगा, उनका मतलब कि प्रतिनिधि आएगा, डायरेक्ट अटैच रहेगा क्राउन से। अब नया प्रशासनिक पद क्या होता है कि एक हो भारत राज्य सचिव बनता है, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता है। यह जो है कि ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य भी रहता है। इसकी सहायता करने के लिए 15 सदस्य दे दिए जाते हैं कि जाओ तुम्हारी मदद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 1861 भारत परिषद अधिनियम देखते हैं। यहाँ से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। यहाँ पे क्या होता है कि एक इम्पोर्टेंट है लॉर्ड कैनिंग का पोर्टफोलियो प्रणाली, मतलब कि पोर्टफोलियो के लिए विभागीय प्रणाली कहते हैं। अब वायसराय की विशेष शक्ति क्या होती है कि आपातकाल में ऑर्डिनेंस मतलब कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को दे दी जाती है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। जैसे इस समय हमारे यहाँ जो है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, राष्ट्रपति के पास होती है हमारे, तो उसी तरीके से वहाँ पे भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे देते हैं। 6 महीने के लिए अवधि अभी भी है, बढ़ा के 6 महीने करके किया जाता है आपातकाल, लेकिन उस टाइम भी 6 ही महीने था। नेक्स्ट क्या करते हैं कि विकेंद्रीकरण का चार्ट क्या है। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी, विधायी शक्ति है जो छीन लिया गया था उनकी विधायी शक्ति, अब इसे वापस कर दी जाती है। अब 1919 का पार्लियामेंट्री सुधार देख लेते हैं। बड़ा खतरनाक सुधार था भैया, यहीं से विभाजन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लॉर्ड मार्ले और भारत सचिव था और मिंटो वायसराय था। मार्ले मिंटो पहला जो है सचिव था और दूसरा वायसराय था। प्रक्रिया क्या होती है इसमें, मुस्लिमों के लिए जो है अलग चुनाव प्रक्रिया के लिए अलग प्रतिनिधित्व दे देते हैं लोग। सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत होती है। लॉर्ड मिंटो बने सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक। सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक अगर कहा जाए तो लॉर्ड मिंटो। सांप्रदायिकता के जनक अगर बात करेंगे तो कोई और, लेकिन सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक लॉर्ड मिंटो ये शुरुआत कर देता है ना। कार्यकारी परिषद में सत्येंद्र सिन्हा, जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, वायसराय के प्रथम भारतीय विधि सदस्य बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है यहाँ पे। जो कार्यकारी परिषद रहती है वायसराय की, इसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य बनाया जाता है। पहली बार कोई भारतीय जो है वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहुंचा। अब आते हैं, बस इतना ही था, ख़त्म 1909। अब 1919 आते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। इसमें क्या है, प्रांतों में द्वैध शासन। द्वैध शासन प्रांतों में किस तरीके से करेंगे, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, इस तरीके से दो विषय बांट दिए जाते हैं। आरक्षित विषय कौन से हैं, अभी भी आरक्षित विषय हैं। ये जो है कि सेना और वगैरह न्यूक्लियर, ये अभी भी आरक्षित है, और वित्त अभी आरक्षित है। इसमें क्या करते हैं कि वित्त और पुलिस और न्याय ये अपने पास रखते हैं। अब बाकी हस्तांतरित विषय में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय शासन, ये जिस तरीके से आज भी राज्य संभाल रहे हैं, और ये केंद्र के पास वर्तमान में। गवर्नर कार्यकारी में अपने मदद किसका लेगा, इसमें कार्यपालिका परिषद की मदद लेगा। यहाँ निर्वाचित मंत्री जो है मदद करेंगे, हस्तांतरित विषय में इनकी मदद से काम करेगा। विधान परिषद के प्रति जवाबदेह, विधान परिषद के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे।
मतलब कि ये जो केंद्रीय लेवल के हैं ये लोग जवाबदेह नहीं हैं, बट लेकिन ये जो स्टेट लेवल के हैं लोग जवाबदेह होंगे भाई। इनकी मदद से गवर्नर जो है काम करेगा। कार्यपालिका रहेंगी यहाँ पे आरक्षित वाले में, और निर्वाचित मंत्री रहेंगे हस्तांतरित वाले में। केंद्रीय सुधार में क्या होता है, यहाँ पे केंद्रीय सुधार क्या करते हैं कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा में प्रत्यक्ष चुनाव होता है। एक बात याद रखिए, ये सभी के लिए नहीं था प्रत्यक्ष चुनाव, सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही दिया गया था। सिविल सेवा शुरुआत सुधार क्या करते हैं, 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन, यानी कि यहाँ से यूपीएससी का भी गठन हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट में 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अब क्या करते हैं, प्रांतों में द्वैध शासन, जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसे जो है कि समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता लागू की जाती है, मतलब कि प्रांतों को स्वतंत्र किया जाता है। केंद्र में द्वैध शासन लागू करने की बात होती है, बट ये कभी लागू नहीं हुआ, बस ये बात करके रह गए थे, लागू नहीं हो पाया था। अब इसमें क्या करते हैं, शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन 3 सूचियाँ दिया गया था। संघ सूची में 59 विषय थे, और प्रांतीय सूची में 54 विषय थे, और समवर्ती सूची में 36 विषय थे उस समय। अवशिष्ट शक्ति जो थी वायसराय को दी गई थी। अवशिष्ट शक्ति जो है किसी को बांटा नहीं गया था, वायसराय को दी गई। अवशिष्ट शक्ति अभी वर्तमान में भी जो है कि राष्ट्रपति के पास ही है, और उस समय भी वायसराय को दिया गया था। अभी भी जो है कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति ही अवशिष्ट शक्तियों पे संसद का ही शासन रहता है। और संस्थागत निकाय क्या होते हैं कि यहाँ पे आरबीआई जो है कि उभर कर सामने एक नई संस्था आती है। देश की साख और मुद्रा नियंत्रण की स्थापना 1935 में ही करते हैं। संघीय न्यायालय की स्थापना भी हो जाती है 1937 में, संघीय न्यायालय की स्थापना होता है। अब लास्ट देखते हैं कि 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या होता है। ब्रिटिश शासन का अंत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब ब्रिटिश शासन अब नहीं करेगी। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। 1947 एक्ट में ही ये प्रावधान दिया गया। अब यहाँ पे वायसराय प्लस भारत सचिव पद जो रहता है, 1858 में ये जो अस्तित्व में आया था, इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। अब भारत का विभाजन, अब यहाँ से क्या होता है, भारत का विभाजन क्या होता है कि भारत डोमिनियन और पाकिस्तान डोमिनियन, 2 तरीके से। और शासन यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन अपने भारत के जो है कि प्रथम गवर्नर बनते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन। और पाकिस्तान का डोमिनियन का जो गवर्नर जनरल होता है, ये जो है मोहम्मद अली जिन्ना, ये चचा को दे दिया जाता है कि जाओ पाकिस्तान संभालो। अभी लॉर्ड माउंटबेटन जो है गवर्नर है, ये भी ट्रांसफ़र कर देंगे अभी। देसी रियासतें जो थी, प्रिंसली स्टेट को 3 विकल्प मिले। ये 3 विकल्प क्या मिले कि लोगों को, या तो आप जो है कि भारत डोमिनियन में शामिल हो जाओ, या तो पाकिस्तान डोमिनियन में शामिल हो जाओ, किसी भी डोमिनियन में शामिल हो, या तो इंडिपेंडेंट रहे। वही परिणाम था कि हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ये 3 लोग जो है भाई इसी का फ़ायदा उठा लेते हैं, जो 1947 का प्रावधान था। तो यहाँ से हमारा ये चैप्टर 1 ख़त्म होता है, यहाँ से पार्ट 1 ख़त्म होता है। अब यहाँ से पार्ट 2 शुरू होगा। बस इतना ही था हिस्टोरी, क्या बैकग्राउंड में बस इतना ही पढ़ना है। चैप्टर 2 में क्या है हमारा, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। संविधान निर्माण में क्या है कि डायग्राम से ही देखेंगे पूरा चैप्टर। इसमें क्या है, मांग से गठन तक सफ़र। 1934 में एम.एन. राय, ये तो संविधान सभा के बहुत अच्छे सलाहकार भी थे एम.एन. राय। 1935 में क्या है, कांग्रेस की मांग क्या होती है। और 1940 में अगस्त प्रस्ताव की मंजूरी मिलती है। और 1946 में कैबिनेट मिशन आता है भारत, इसी के तहत बना संविधान सभा का गठन। इस संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया दी है। मांग का सफ़र शुरू होता है हमारा
पहली बार। उसके बाद एम.एन. राय जो है कि सुझाव वगैरह देते हैं कि चलो ठीक है, मांग यही करते हैं शुरू में। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है कि संविधान सभा की सीटों का वर्गीकरण। संविधान सभा का गठन तो हो गया, अब यहाँ पे 389 सीट थी, इसका वर्गीकरण भी करना है। तो इसका वर्गीकरण दो तरीके से होता है, एक तो ब्रिटिश भारत और एक देसी रियासतें। अब 389 सीटों को बांट दिए गए दो भागों में। देसी रियासत में राजाओं द्वारा मनोनीत किए जाते थे प्रतिनिधि, परंतु जो ब्रिटिश भारत 296 सीट थी, यह 292 जो है इसमें जो है कि प्रांतों द्वारा, और 4 जो है आयुक्त प्रांत होते थे, मुख्य 4। और इसमें महत्वपूर्ण बैठकें क्या क्या होती हैं ये देखते हैं। पहली बैठक अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सबसे बुजुर्ग, ये 9 दिसंबर 1946 को होती है। इनको अस्थायी अध्यक्ष भी बनाया जाता है संविधान सभा का। तो इसमें 11 दिसंबर को क्या होता है कि 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संवैधानिक सलाहकार जो है कि सर बी.एन. राव होते हैं। 13 दिसंबर को नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जाता है। टाइम लाइन देखिए पहले, 13 दिसंबर को नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। अब इसके बाद 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया। 22 जनवरी को, मतलब कि प्रोसेस काफ़ी तेज़ था उस समय। आजकल तो एक प्रस्ताव आ जाए तो पता लगा कि 2 साल ख़त्म हो जाए, कोई एग्ज़ाम आ जाए तो 7 साल लग जाता है। प्रोसेस अच्छा था। प्रारूप समिति की संरचना ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष होते हैं। इसकी संरचना देखते हैं प्रारूप समिति की। इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें 7 सदस्य रहते हैं प्रारूप समिति में। और 7 सदस्य में देखते हैं, पहले सदस्य हमारे N. गोपाल स्वामी थे, दूसरे थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तीसरे थे K.M. मुंशी, ये तीसरे हैं भैया K.M. मुंशी, सर सैयद अहमद सादुल्ला, N. माधवराव, T.T. कृष्णमचारी, और ये B.L. मित्र की जगह आते हैं जो है माधव, और D.P. खेतान की मृत्यु के बाद ये जो है कि T.T. कृष्णमचारी आते हैं, इनकी जब मृत्यु हो जाती है। संविधान का लागू होना, संविधान जो बनने में कितना टाइम लगा, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। ये सब लक्ष्मीकांत और NCERT का एकदम फैक्ट है, कहीं अलग से नहीं है। और यहाँ पे होता क्या है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया जाता है, अंगीकृत जिसे बोलते हैं, और 26 जनवरी 1950 को लागू होता है संविधान। बचा हुआ पूरा संविधान गणतंत्र दिवस के रूप में। और ये पता है 26 जनवरी को जो है क्यों मनाया, क्यों लागू किया गया, इसी समय जब अंगीकृत किया गया तो उसी समय जो है लागू भी कर देते, लेकिन नहीं लागू किए। इनका टारगेट था, क्योंकि उस समय जो था 1929 में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर चुके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसी का परिणाम था कि इसे थोड़ा डिले कर दिया गया और 26 जनवरी को लागू किया गया, ताकि हम लोग गणतंत्र दिवस मना सकें। ये देखो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं बचा हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है कि संविधान की विशेषताएं, स्पेशल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका हम देखते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख स्तंभ। इस समय वर्तमान में देखें तो उस समय जब लागू हुआ था तो 395 ही अनुच्छेद थे, लेकिन अब जो है 450 प्लस अनुच्छेद है। 1935 एक्ट एकात्मक झुकाव भाग जो है 22 ही थे, अब जो है 25 हो गए हैं, 25 भाग हैं वर्तमान में। ब्रिटेन आदि का मिश्रण है। 12 अनुसूची तो अभी भी है, अनुसूची नहीं बढ़ी है। और ये केसी वेयर जो है संशोधन के ढांचे के संभव किया था। और चैप्टर 4 इसमें कुछ था नहीं खास, विशेषकर बस स्पेशल फीचर ऑफ इसमें कि क्या क्या है संविधान में। 25 भाग, 450 प्लस अनुच्छेद, लेकिन अभी भी जो है कि 22 ही होता है। वो
एवी करके जो है कि भाग बढ़ गया है। ये होता है इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रीएम्बल, प्रस्तावना। प्रस्तावना के 5 आदर्श शब्दों का सही क्रम क्या है? 5 आदर्श वाक्य प्रस्तावना के: सॉवरेनिटी, संप्रभुता, सोशलिस्ट समाजवादी, सेकुलर पंथनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, रिपब्लिक गणराज्य। ये 5 इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना का वर्गीकरण: न्याय, स्वतंत्रता, समता प्रस्तावना के मुख्य तत्व हैं भैया। यहाँ पे हम देखते हैं कि न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। ये पढ़े, न्याय 3 प्रकार के, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समता 2 प्रकार के। अब न्याय जो है 3 प्रकार के: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के लिए कहाँ से गए हैं? रूस से। रूसी क्रांति जब हुई थी उस टाइम से। और ये फ्रांस से लिए जाते हैं। जो स्वतंत्रता है फ्रांस से ली गई है। कितनी स्वतंत्रता है भैया? विचार की 1 हो गया, अभिव्यक्ति 2, विश्वास 3, धर्म 4, उपासना 5। समता 2 प्रकार की: प्रतिष्ठा और अवसर, मतलब कि सबको रोजगार पाने का अवसर भैया मिलना चाहिए, सबको समान जो है, कोई ऊंच नीच नहीं है, सबके प्रति समान व्यवहार करना। अब प्रस्तावना और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक कुछ केस देख लेते हैं। पहला मामला आता है हमारा प्रस्तावना से संबंधित बेरुवाड़ी संघ मामला 1960। इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि संविधान में जो प्रस्तावना है ये संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक। अब इसी में दूसरा केस हमारा क्या आता है कि केशवानंद भारती मामला आता है भैया। यहाँ पे क्या कहा सुप्रीम कोर्ट? प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, संसद संशोधन कर सकती है बशर्ते बेसिक स्ट्रक्चर ना बदले। सारा खेला यहीं से शुरू होता है 24 अप्रैल 1973 से, केशवानंद भारती मामला से। अब एक पुष्टिकरण यहाँ भी LIC केस 1995 जो आता है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा पुष्टि कर दी कि ये आंतरिक हिस्सा है भैया, प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। अब इसके बाद क्या हुआ कि मूल ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। अब बेसिक स्ट्रक्चर आया तो 42वां संविधान संशोधन भी आना जरूरी है। इसमें 3 शब्द जो है जोड़ दिए गए प्रस्तावना में कि अब प्रस्तावना संविधान का भाग मान लिया सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें हम जोड़ घटा कर सकते हैं। अब इसमें किया गया जोड़ा जो है कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ दिया 42वां संविधान संशोधन 1976 में ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? बस उतना ही था प्रीएम्बल में, और इम्पोर्टेंट तो है नहीं। केस देख लिए और फैक्ट ही तो देखना है इसमें। हमारा 5वां चैप्टर क्या आता है? संघ एवं इसका क्षेत्र। डायग्राम फर्स्ट में क्या क्या दिया है? आर्टिकल 1 से 4 और आर्टिकल 1 में क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ है। दूसरा क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश। अगर हमें सिक्किम को भारत में मिलाना है तो अनुच्छेद 2 की यूज करके मिलाया गया। ठीक है। और अनुच्छेद 3 क्या कहता है? मौजूदा राज्यों में बदलाव, नाम या सीमा क्षेत्र बदलना। जम्मू कश्मीर को अगर हम मिला लिए तो अनुच्छेद 3 मिलाने क्या, जम्मू कश्मीर को हिस्सा बना के उसको तोड़ के मरोड़ के केंद्र शासित घोषित कर दे, कुछ भी कर दे तो अनुच्छेद 3 के तहत करेंगे। और 1975 में जो 36वां संविधान संशोधन के तहत जो हमें ये मिलाया गया था सिक्किम को, ये अनुच्छेद 2 के तहत मिलाया गया था। अनुच्छेद 3 समय सीमा या क्षेत्र में बदलना, मतलब कि सीमा क्षेत्र बदलना, मौजूद जो है उन्हीं में, और जो नए राज्य का अगर प्रवेश कर रहे हैं ये 2 के तहत जाएंगे। ये उदाहरण भी दिया है इसमें, खुद ही दिया है भैया, नहीं उदाहरण सिक्किम है, संसद के पास पूर्ण शक्ति है। यूज को नोट अनुच्छेद 4 क्या कहता है
कि 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून सामान्य बहुमत से पास होंगे। इसके लिए 368 के तहत विशेष संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि जिसकी सरकार है भैया, वो चाहे तो राज्य का नाम बदल दे, केरल का केरलम कर दे, चाहे जो भी कर सकती है। केंद्र शासित प्रदेशों को चाहे 2 भाग में कर दे, 3 भाग में कर दे, राज्यों को बांट दे, ये अकेले केंद्र कर सकती है। इसमें राज्यों की कोई भूमिका नहीं है। डायरेक्ट बोल दिया, संविधान संशोधन ही नहीं करना तुम्हें। अब देखते हैं राज्यों के पुनर्गठन से जुड़ी महत्वपूर्ण समितियाँ। कौन कौन समिति भैया बनी थी? पहली समिति बनी हमारा धर आयोग, दूसरा बना जेवीपी समिति। धर ये पूछता है, धर आयोग और जेवीपी समिति, फजल अली आयोग। इन लोगों ने क्या सुझाव दिया, इम्पोर्टेंट ये है। एसके धर ने क्या किया भैया? धर आयोग, इसकी मांग क्या थी? भाषा का आधार। नतीजा क्या किया? भाषा के आधार पे लोग बोल रहे थे कि हमें अलग अलग राज्यों की डिमांड थी कि अलग अलग भाषा होनी चाहिए। तो ये धर आयोग जो 1948 में होती है, ये खारिज कर देती है कि नहीं, भाषा के आधार पर कोई राज्य नहीं होगा। और यही काम क्या होता है कि जवाहरलाल नेहरू ये प्रशासनिक सुविधा का अनुसार मानती हैं। और जेवीपी समिति जो आती है, उसने भी भाषा के आधार जो होता है कि भाषा के आधार पे एक राज्य एक भाषा, इसे मतलब कि खारिज कर देता है। अब ये जो आता है फजल अली आयोग 1953, इन्होंने क्या किया? इसमें सदस्य क्या थे? पणिक्कर कुंजरू और फजल अली KM पणिक्कर और HN कुंजरू। इन्होंने भाषाई आधार स्वीकार कर लिया। ये रामलुल्लू वाला मामला आ जाता है ना, उसमें रामलुल्लू वाला सिफारिश क्या था इन्होंने, लेकिन एक भाषा एक राज्य ये भी अस्वीकार ही किया था। बस आधार स्वीकार कर लिया था भाषा के आधार पे। कई भाषा हो सकती हैं जिस तरीके से, जैसे मराठा है तो मराठी बांट दो, महाराष्ट्र कर दिया, इसी तरीके से विभाजन हुआ था तमिल तेलुगु को लेके। अब इसमें सिफारिश 16 राज्य जो है बने थे और 3 केंद्र शासित प्रदेश। इस आधार पे उस टाइम में इतने बनते हैं। अब अधिनियम 1956 जो आता है, इसमें क्या होता है कि 14 राज्य बन जाते हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। इसी में से प्लस माइनस कर रहे हैं वे लोग। अब भाषाई आधार पर बनने वाले नए राज्य, भाषाई आधार पर जो नया राज्य बनता है, पहले तो ना आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है 1956 के तहत फर्स्ट में। यहाँ पे देखते हैं कि 1960 बॉम्बे से अलग महाराष्ट्र और गुजरात, गुजरातियों के लिए गुजरात कर दिया गया कि जाओ गुजराती बोलते हो गुजरात में चल जाओ, महाराठी बोलते हो महाराष्ट्र, उसे महाराष्ट्र घोषित कर दिया। अब पंजाब में भी भाई 2 भाग कर दिए। पंजाब से क्या किया कि पंजाबियों के लिए पंजाब, हिंदी हरियाणियों के लिए हरियाणा, हिंदी के लिए हरियाणा। हिमाचल प्रदेश UT, ये जो है हिमाचल प्रदेश UT से ये दोनों को अलग करते हैं, पंजाब और हरियाणा को। और 2000 में 3 नए राज्य क्या होते हैं? छत्तीसगढ़ MP से अलग हो गया और उत्तराखंड UP से अलग हो गया और झारखंड बिहार से अलग हो गया। चलो भाई अलग ही करो। नेक्स्ट क्या होता है कि विशेष तथ्य, आंध्र प्रदेश 1953 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था जो मद्रास से अलग हुआ था। ये देखो भैया, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मद्रास से अलग होके अपना अलग राज्य बना लो। अब देखते हैं नागरिकता वाला चैप्टर, बस उतना ही था। समिति देख लो बस, उसके बाद कौन सा राज्य कब गठित हुआ है। नागरिकता क्या है भैया? सभी संवैधानिक अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता दिए हैं। भाग 2 देख रहे हैं। 26 जनवरी 1950 की स्थिति क्या था? 5, 6, 7, 8 अनुच्छेद। नागरिकता का नुकसान व निरंतरता। 9, 10 संसद की सर्वोच्च शक्ति, संसद भैया कम ज़्यादा करेगी। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? भारत के मूल निवासी। 6 में पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की परिभाषा दी हुई है, पाकिस्तान से आए हो। उसके बाद 7 में क्या कहता है? भारत से पाक गए पर वापस फिर लौट आए, मन किए चाहो
रह लेते हैं, नहीं अच्छा लगा वापस आ गए। 8 क्या कहता है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोग जो NRI होते हैं। और 9 क्या कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये है हमारा एकल नागरिकता का सिद्धांत। और आर्टिकल 10 क्या कहता है, किसी भी नागरिक की नागरिकता की निरंतरता बनी रहेगी बशर्ते संसद कोई विपरीत कानून न बनाए। संसद अगर चाहेगी तो तभी छोड़ लेगी भैया नागरिकता। संसद को नागरिकता कानून समाप्ति बनाने का पूर्ण अधिकार है 1955 के अधिनियम के तहत। संसद जब चाहेगी कानून बनाएगी, जब चाहेगी हटा देगी, अनुच्छेद 11 कहता है। नागरिकता अधिनियम 1955 देख लेते हैं, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या दिया है, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर और देशीकरण के आधार पर, और क्षेत्रीय समावेश, जैसे कि सिक्किम को हम समावेश कर लिए तो ये लोग ऑटोमेटिक बन गए भारतीय नागरिक। और देखते हैं ये समाप्ति जो है 3 तरीके से होगी। स्वैच्छिक समाप्ति होती है भैया, और समाप्ति कर दें और वंचित कर दें, 3 तरीके से समाप्त किया जाता है। अब देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल जो था एक कि हमारा पांडिचेरी था, इसको जो है कि देशीकरण के तहत, नेशनलिज्म के तहत जो है समावेश किया गया था। एक तो सरकार द्वारा टर्मिनेट किया जाता है नागरिकता अगर आप किसी दुश्मन राज्य की सहायता कर रहे हैं, दुश्मन देश की। 12 महीने तक एक शर्त दिया है निवास करने का, और 14 वर्षों में 11 वर्ष भारत में रहे हों। और किसी अन्य अधिकारी मतलब कि धोखाधड़ी अगर करते हो तो भी नागरिकता छीन ले जाएगी। और किसी शत्रु देश से मित्रता करते हो या उसको खुफिया जानकारी देते हो तो भी नागरिकता छीन ले जाएगी। अगर स्वेच्छा से चाहो तो नागरिकता छोड़ सकते हो। अब देखते हैं भारतीय नागरिक से शादी करने वाले 7 वर्ष में रह रहे लोग, ये नागरिकता यहाँ से मिल रही है भैया। 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर जन्मा व्यक्ति यदि उसके पिता भारतीय नागरिक थे तो 2004 के बाद माता पिता दोनों यह अनिवार्य या एक अनिवार्य मतलब इसमें से कोई है तो नागरिक माना जाएगा उसका। एक दूसरा कंडीशन क्या है कि जन्म वाला दूसरा क्या है कि 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 भारत में जन्म नागरिक माता पिता की नागरिकता कुछ भी हो। अगर जन्म हुआ है 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच में तो आप भारत के नागरिक माने जाओगे। और बी में क्या दिया है, 1 जुलाई 1987 3 दिसंबर सन 2000 जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो आप भी भारतीय नागरिक माने जाओगे। 3 दिसंबर 2004 के बाद माता पिता दोनों भारतीय हो या एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, मतलब भैया अवैध प्रवास ना करो तो जाए कि तस्करी में जुटे हो। अब देखते हैं नागरिकों बनाम विदेशियों के अधिकार। अब कौन से अधिकार हमारे नागरिकों को विशेष है, ये लक्ष्मीकांत से पूरा उठाया है, देख लीजिए लक्ष्मीकांत स्पेशल। देखिए केवल भारतीय नागरिकों को कुछ अनुच्छेद प्राप्त हैं 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। और कुछ हैं जो नागरिक और विदेशी मतलब कि ये भारतीयों को भी है और विदेशियों को भी दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि विदेशियों को दिए गए भारतीयों को नहीं दोनों को है। और ये जो 15, 16, 19, 29, 15, 16, 19, 29, 30 है ये केवल भारतीयों के हैं। और इसमें क्या है कि 14 में 14, 20, 21, 21 से 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 शत्रु, अगर कोई शत्रु देश से है भैया पाकिस्तान के हो तो तुम्हें नहीं मिलेगा, ये याद रखना। और 14 नंबर में क्या है, आर्टिकल 14 क्या कहता है, कानून के समक्ष समता। 21 क्या कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता। 25, 28 धार्मिक स्वतंत्रता तो दी है, लेकिन इसी के तहत देखते हैं कि 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
अल्पसंख्यकों की रक्षा का अधिकार केवल भारतीयों को है। वाक अभिव्यक्ति सम्मेलन संघ संचरण करने की सुविधा ये भारतीयों के हैं। स्वतंत्रता सार्वजनिक रोजगार में समानता, सरकारी नौकरी में समानता। अब ऐसा नहीं विदेशी हो आके बोल दो भैया हम जनरल में या ओबीसी में फाइट कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई नौकरी नहीं दी जाएगी यहाँ पे जब तक भारतीय नागरिक नहीं हो। 15 क्या कहता है कि धर्म, जाति, लिंग से संरक्षण, कोई भेदभाव नहीं। और इसमें क्या है भैया कि राष्ट्रपति, पीएम, जज बनने और वोट देने का अधिकार। अगर भारतीय नागरिक नहीं हो भैया तो वोट नहीं दे सकते। अगर हो तो, अगर नागरिक हो तो आप राष्ट्रपति भी बन जाओगे, पीएम भी बन जाओगे, जज भी बन जाओगे। 7वां चैप्टर मौलिक अधिकार देखते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, ख़त्म करना पड़ेगा जल्दी, नेक्स्ट में डाल देंगे। मौलिक अधिकार क्या कहता है? 12 से 35 तक भाग 3 में दिया हुआ है। अब इसमें मौलिक अधिकार में कुछ देखते हैं और फैक्ट क्या है। अनुच्छेद 12 से शुरुआत करते हैं। 12 में क्या कहता है? राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा में कौन कौन आता है ये देखना है। इसके तहत जो है कि इसके तहत राज्य में शामिल क्या आएंगे? केंद्र सरकार प्लस भारतीय संसद। अनुच्छेद 12 के तहत राज्य में जो भी भैया हो सब अनुच्छेद 12 में हो। राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 12 के भाग। सभी स्थानीय प्राधिकरण, नगर पालिका, पंचायत, ये सभी भैया फंडामेंटल राइट में हैं। अन्य वैधानिक और गैर वैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल, ये सभी जो अपने को प्राइवेट समझते हैं ये भी राज्य का भाग हैं। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? न्यायिक समीक्षा का अधिकार। न्यायिक समीक्षा का अधिकार क्या होता है कि संविधान लागू होने से ठीक पहले के कानून अगर फंडामेंटल राइट से असंगत है तो उस सीमा तक शून्य होंगे। अगर वो असंगत है तो उन्हें डायरेक्ट बोलो कि उन्हें भैया नहीं माना जाएगा, अगर कोई फंडामेंटल राइट के असंगत जाता है तो। और दूसरे में क्या कहता है? ऐसा कोई राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट को छीनता हो या कम करता हो। 13 में ही कहा गया है न्यायिक समीक्षा जो दी गई है। विधि ला शब्द का व्यापक परिभाषा 13(3) में देखिए इम्पोर्टेंट, यहाँ से यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन बना है। अध्यादेश, अस्थायी कानून, अध्यादेश, अस्थायी कानून, नियम, विनियम, प्रथा। ये प्रथा वाला तो 2026 में आया है लाटेस्ट। 2026 के यूपीएससी में क्वेश्चन बना है ये, यही लाइन डायरेक्ट यहीं से पूछा है। नियम, विनियम, प्रथा जो है कि फंडामेंटल राइट है कि नहीं है, ये सभी हैं। अनुच्छेद 13 के 4 में क्या कहा गया है? 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया संविधान संशोधन। आर्टिकल 368 विधि नहीं है, ये कह रहे हैं आर्टिकल 368 विधि नहीं है। केशवानंद भारती केस में माना कि इस मूल ढांचे की शर्त रखी, यानी कि आप जो है कि ये बोल दिए थे कि विधि से बाहर है, लेकिन केशवानंद भारती केस में ये होता है कि ये भी विधि माना जाता है। आप जो किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं कर सकते, एक तरीके से ही बोल दिया है बस। मकान में रहो किराए के मगर छेड़खानी न करो, ठीक है, नहीं तो मकान मालिक निकाल देगा। मकान मालिक मतलब सुप्रीम कोर्ट, बस भैया नाम के हैं कोर्ट। डायरेक्शन दे के वही डायरेक्शन बदल देते हैं अपना जब मन करेगा। समता का अधिकार 14 से 18 तक दिया गया है, तो हम 14, 15, 16 देखते हैं क्या है। 14 में दिया गया है कानून के समक्ष समता। फर्स्ट में क्या देखते हैं कि विधि की समक्ष समता। सरकारी विधि में क्या आती है भैया? नकारात्मक अवधारणा है ये 14 जो है विधि के समक्ष समता। अधिकार, विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति, ये भी PYQ है। और 14B में क्या दिया गया है? कितने लोग को पता नहीं होगा 14B भी है। विधियों का समान संरक्षण माना जाएगा।
विधि के समान संरक्षण माना जाएगा। ठीक है, अब ये है हमारा क्या, सकारात्मक अवधारणा, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करेंगे। अब आते हैं 15 नंबर पे, आर्टिकल 15 भेदभाव पर निषेध। राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं करेगा। ये सेंटेंस एक ही में है, अलग ना पढ़ना। भेदभाव नहीं करेगा। दो क्या कहता है कि दुकान, होटल, कुआं, तालाब उपयोग पर कोई रोक नहीं होगा जो सार्वजनिक, ऐसा नहीं किसी के घर में जाके उसके तालाब में नहाओ, उसके जो है प्राइवेट कुआं में हिल जाओ, उसके बाद बोलो कि ये सरकारी अधिकार है, ऐसा नहीं है, सार्वजनिक है सिर्फ। 15(3) क्या अपवाद क्या है, महिला और बच्चे, इन लोगों के लिए भैया विशेष प्रावधान दिया गया है, महिलाओं और बच्चों के लिए, इनको वल्नरेबल श्रेणी में माना जाता है। और 15(4) में दे है SC ST और OBC के लिए शैक्षणिक संस्थानों में छूट का प्रावधान किया गया है। 15(4) में ये जो है शैक्षणिक संस्थानों में छूट का प्रावधान है। और 15(5) में देखते हैं कि निजी शिक्षण संस्थान में OBC ST हेतु आरक्षण, अगर आप प्राइवेट भी हो तो भी आपको OBC और ST के लिए कुछ आरक्षण सीटें बचा के रखनी होगी। 103वां संविधान संशोधन होता है, 15(6) इसमें जोड़ा जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि 10% भैया ले, जनरल वाले जाओ, तुम लोग भी EWS का लाभ ले लो, संसद ने नियम बना के दे दिया। अब सब EWS सर्टिफिकेट बनवा के घूमते हैं भैया, बहुत अमीर हैं, बट इनको लाभ चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्या होता है, किस आर्टिकल 16 देखते हैं, सार्वजनिक रोजगार। 16(1) में क्या कहता है, सभी नागरिकों को रोजगार में अवसर की समता होगी। ठीक है। 16(2) में क्या बोलता है, केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव या निवास के आधार पर अपात्र नहीं होंगे। ऐसा नहीं है भैया कि हमारा जन्म इस राज्य में हुआ है, दूसरे राज्य में नौकरी नहीं ले सकते, लोगे बस जनरल में जाओ। 3 में क्या कहा गया है, पद क्या है कि संसद रोजगार के लिए निवास की शर्त रख सकती है। भैया ये राज्य भी कर सकते हैं कि हम अपने ही राज्य को देंगे नौकरी अगर हम चाहें तो, जैसे आंध्र प्रदेश, ये देखिए संसद बना दी है नियम इनके लिए 16(3) के तहत। और 16(4) में क्या कहा गया है कि OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, 16(4) स्पेशल OBC के लिए है। और 16(4)A में SC ST को प्रोन्नति में परिणामों वरिष्ठता संग आरक्षण है। 16(4) में इनको आरक्षण की सुविधा दी गई है SC ST वालों के लिए। चलो SC ST वालों भी। 16(4)B में क्या गया है, बैकलॉग वैकेंसी की सुविधा है भैया। बैकलॉग वैकेंसी होती है जैसे कि सीट आई नहीं भरी गई, फिर अगले वर्ष आती है तो उसमें ऐड कर दिया जाएगा, बैकलॉग वैकेंसी वही होती है। 16(6) में होता है EWS को रोजगार में अधिकतम आरक्षण 10%। EWS भैया ले लो तुम भी रोज आरक्षण। चलो स्वतंत्रता का अधिकार 19, और इसके जो है कि सब क्लॉज देखते हैं। अभी हाल ही में कई एग्जाम कंडक्ट हुए, इसमें आर्टिकल 19 के सब आर्टिकल से क्वेश्चन आया था। इसमें ABCDEG करके ऐप तो हटा दिया गया है। इसमें क्या कहता है कि राज्यों से मित्रवत न्याय की अवमानना, ये मतलब अपवाद है, इस आधार पर रोका जाएगा नहीं। अनुच्छेद 19 का 1 क्या बोलता है कि ABCDEG तक दिया गया है। 1 में क्या गया है, एक के जी में बोला है ना, व्यापार व्यवसाय करने की आज़ादी। 1 के जी, इधर से देखते हैं, उल्टा देख के चलते हैं। ये और 1 के ई में क्या बोलता है, भारत के किसी हिस्से में बसने का अधिकार। और 1 का डी में क्या बोलता है,
अबाध संचरण करने का भी, ये चाहे जहाँ जाओ, जम्मू कश्मीर जाओ, मालदीव जाओ, कहीं जाओ घूम के आओ, भारत में चाहे जिस राज्य में चाहे जहाँ जा सकते हो। अनुच्छेद 1 सीम संघ बना सकते हो, सहकारी समिति। एक तरीके से गांधीवादी सिद्धांत है सहकारी समिति वाला। बी में क्या कहा गया है, एक बी में बोला है शांतिपूर्वक बिना हथियार के कहीं भी आप सम्मेलन कर सकते हो, शांतिपूर्व बिना हथियार के, शांतिपूर्वक। अभी जैसे इसमें अभी जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक जी बैठे हैं बिना किसी हथियार वगैरह को लिए, एकदम ये है स्वतंत्रता हमारे देश की। परंतु फिर भी नाम मात्र रह गया है, यहाँ भी बहुत अत्याचार कर रहे हैं, शांतिपूर्वक बैठने नहीं दे रहे हैं, मार पीट के भगा रहे हैं। क्या बताए प्रशासन को, अलग रवैया है। 19(1)(a) में वाक और अभिव्यक्ति, प्रेस की आज़ादी हो गया भैया। अनुच्छेद 19, ये अधिकार एक नोट देख लेना कि असीमित नहीं है, इन पर उचित उपबंध भी कर सकते हैं। 19(1) और 6 जो हैं उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं, संसद लगाएगा, राष्ट्रपति भी लगाएगा। राज्य निम्नलिखित आधारों पर रोक लगा सकता है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है, कुछ बोल दो केहू को। अभी योगी जी उठा लाए थे दिल्ली से एक लौड़े को। अखंडता, सुरक्षा, विदेशी, मतलब कि राष्ट्र हित में आप बोल सकते हो। अगर राष्ट्र विरोधी भाषण दोगे तो भैया FIR बुलडोजर चलेगा। संबंध लोक व्यवस्था 19(5) में क्या कहेगा कि हित में बोलना है। 19(6) में क्या है, प्रतिबंध है ना, तकनीकी व्यापार पर प्रतिबंध। तकनीकी योग्यता 1(f) में क्या है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, आर्टिकल 301(a) में भाग 12 में कर दिया गया है, ये हट गया है यहाँ से। 1978 में हटा था। इसमें क्या है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता 20, 21, 22। अब देखिए कौन से है भैया स्वतंत्रता जो छीन नहीं सकते। 2 सिद्धि से संरक्षण, 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण। ऐसा नहीं कि किसी गिरफ्तार किए और उसको बचाव का चांस नहीं दे, वो वकील वगैरह बकायदे करने का अधिकार है। 20(1) का कहा गया है कार्योत्तर विधि से संरक्षण, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। 20 में क्या कहा है, गिरफ्तारी का कारण जानना, किस लिए गिरफ्तार कर रहे हो उसका कारण बता दो। अभी ये गलती किए थे, अभी वहाँ बिहार में जो केस हुआ था, क्या नाम था उनका, रोशन आनंद सर, इनको पुलिस गिरफ्तार करने गई, ये बेचारे मतलब कि कारण भी नहीं पूछ रहे हैं कि हमें काहे गिरफ्तार कर रहे हो, हमें FIR कॉपी दो, किस लिए गिरफ्तार कर रहे हो, कुछ नहीं। इतने बड़े शिक्षक हो के मुसीबत आती है तो भैया किसी का दिमाग नहीं काम करता, सही बात है। नेक्स्ट क्या है, ये केवल आपराधिक मामलों में लागू होता है, मजिस्ट्रेट, ऐसा नहीं है कि आप मनमाने रवैये से लागू करोगे। गोपालन मामला आता है कि कोर्ट में जो है किसको 24 घंटे के अंदर वकील से सलाह ले सकते हैं, 22(2) में कहा है। और उसके 22(2) में 24 घंटे के भीतर जो है कि समक्ष पेश करना होता है, कि मतलब कि मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना है भैया। दोहरे दंड से मुक्ति है। और इसमें क्या मेनका गांधी मामला आता है तो इसकी व्याख्या जो है कि थोड़ा विस्तार से कर देता है। इसमें संकीर्ण व्याख्या करते हैं गोपालन मामले में, कि इसमें बोला जाता है कि विधि के सम्मत जो है कि रोक है, बाकी वैसे नहीं रोका जा सकता। बट मेनका गांधी केस 1978 जो आता है, इसमें विधि की सम्मत प्रक्रिया और हर हाल में मनमानी रवैये दोनों के प्रति संरक्षण देते हैं, इसलिए मेनका गांधी केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है। और इसमें क्या कहा गया है, 22(3) के अपवाद शत्रु विदेशी निवारक निरोध प्रोविंशियल कैदियों पर लागू नहीं होता। अगर आप निवारक निरोध के तहत, मतलब कि प्रिवेंटिव
डिटेंशन में हैं तो आपको ये 22 में जो सुविधा दी गई है कि वकील करने की, सब करने का, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके ऊपर शक है कि आतंकवादी गतिविधि में संलिप्तता है तो आपको पुलिस डिटेन कर सकती है, वहाँ आपका ये फंडामेंटल राइट काम नहीं आएगा। निवारक निरोध 24(4) में दिया गया है, निवारक निरोध के तहत 22(4) में दिया गया है, सॉरी। 3 महीने तक रखा जा सकता है इसमें, जेल में। इसमें सलाहकारी बोर्ड की मंजूरी होती है, इसमें हाई कोर्ट वगैरह के जज भी सम्मिलित होते हैं। अगर वो कह दिए तो बढ़ाएगा, नहीं तो बंद कर देते हैं। 22(5) में क्या कहा गया है? निरुद्ध व्यक्ति को निरोध के आधार पर जानने का, मतलब कि आपको डिटेन कर दिया गया है, आपको कारण वो बताएंगे ज़रूर कि हम इसलिए आपको डिटेन कर रहे हैं। अब हमारा 20(3) में क्या कहा है? अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बोले कि आप अपने ही खिलाफ बोलो कि मैं मर्डर किया हूँ, आप स्वतंत्र हो, नहीं बोलो, पुलिस को बोलने दो। कोर्ट ने अमेरिकी सिद्धांत की उचित प्रक्रिया ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ को अपनाया। अनुच्छेद 21A 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी अब भी हमारा यहाँ पे द एंड करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया, 56 मिनट का हो गया। सोचे थे कि 25-30 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे अभी इसी में, फिर देखते हैं। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।